हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को, उसमें से आप लोगों का 35 नंबर का क्वेश्चन मेरे बताए गए क्वेश्चन में से फंसेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा। तो ज़्यादा वीडियो नहीं, 3 से 4 वीडियो रहेगा सिर्फ, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियो। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, 30 से 35 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कम नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो शुरू है, पहला टॉपिक है वो है सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण क्या है? तो मृदा संरक्षण खेती करने की वह विधि है जिसमें मृदा का उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाकर मृदा को क्षरण से बचाया जाता है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण खेती करने की वह विधि है जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाकर मृदा को क्षरण से बचाया जाता है। तो दोस्तों, उसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर जल द्वारा मृदा क्षरण की संभावना होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल के द्वारा मृदा के क्षरण होने की संभावना होती है, वहां पर भूमि पर अवरोही व आरोही फसलों को एकांतर पट्टियों में उगाना ही स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर जल द्वारा मृदा संरक्षण की संभावना, मृदा क्षरण की संभावना हो, वहां पर भूमि पर अवरोही व आरोही फसलों को एकांतर पट्टियों में उगाना ही स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, पट्टीदार खेती कहलाता है। उम्मीद करते समझ रहे होंगे आप लोग। अवरोही मतलब दोस्तों अवरोध उत्पन्न करने वाला जो फसल होता है उसी को बोलते हैं। तो अवरोधी फसल की यही रन ऑफ की मात्रा व गति को कम करने के साथ ऊपर से रन ऑफ में बहकर लाई गई मिट्टी को भी अपने क्षेत्र में जमा कर लेती है। तो क्या बताया जा रहा है कि अवरोधी फसल की पट्टी रन ऑफ मतलब अफवाह की, या इसे रन ऑफ इंग्लिश में कहते हैं। तो अवरोधी फसल की पट्टी रन ऑफ की मात्रा व गति को कम करने के साथ ऊपर से रन ऑफ में बहकर लाई गई मिट्टी को भी अपने क्षेत्र में जमा कर लेता है। दोस्तों, उसको पट्टीदार खेती कहते हैं। जो दोस्तों मिट्टी को बहा ले गया रन ऑफ के माध्यम से, सरफेस वाटर रन ऑफ के माध्यम से, उसको भी जो पट्टीदार खेती है वह क्या कर लेता है, अपने में जमा कर लेता है। यह जो विधि होती है वह 1.5% ढलान में अपनाई जाती है। यह जो विधि होती है दोस्तों स्ट्रिप क्रॉपिंग की, क्या अपनाई जाती है? 1 से 1.5% ढलान में अपनाई जाती है। उम्मीद करते समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती के प्रकार। तो जो पट्टीदार खेती होती है दोस्तों, ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला आता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसे कहते हैं समुच्च पट्टीदार खेती। दूसरा आता है फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसे कहते हैं क्षेत्र पट्टीदार खेती। तीसरा आता है विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसे कहते हैं वायु पट्टीदार खेती। और चौथा होता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। तो दोस्तों, इसे प्रतिरोधी पट्टीदार खेती भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की दोस्तों पट्टीदार खेती, तो चारों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। क्षेत्र को स्ट्रिप्स में विभाजित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? क्षेत्र जो होते हैं उनको किसमें विभाजित किया जाता है? स्ट्रिप्स में, पट्टियों में विभाजित किया जाता है। लेकिन स्ट्रिप्स जो होती हैं वह सकरी और सटी हुई होती हैं। यह आधुनिक कृषि मशीनरी की सुविधा के साथ साथ आसपास के पौधे को सक्रियात्मक विकास प्रभाव से लाभान्वित करने की अनुमति देता है। दूसरा देखते हैं कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग या समुच्च पट्टीदार खेती। यह मिट्टी को उजागर करने और कटाव की अनुमति देने वाली फसलों को समुच्च पर ढलानों में स्ट्रिप्स में उगाने और मिट्टी की रक्षा करने वाली और कटाव प्रतिरोधी फसलों के साथ बारी बारी से उगने की विधि है। इस प्रकार यह प्रणाली ढलान की लंबाई को कम करती है, अफवाह की जांच करती है और जल अवशोषण में वृद्धि करती है। यह मुख्य रूप से कोमल ढलान ढाल पर
प्रयोग किया जाता है। तो यह था दोस्तों समोच्च पट्टीदार खेती, या इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो पट्टियां होती हैं उनके दोनों किनारों को समोच्च रेखाओं पर स्थिर कर दिया जाता है। इसमें सभी पट्टियां असमान चौड़ाई की होती हैं। इनमें नियंत्रण की दृष्टि से कटाव जो होता है यह सबसे उपयुक्त होता है। तो यह था दोस्तों कंटूर पट्टीदार खेती। आगे चलते हैं। तो यह जो होती है दोस्तों क्षेत्र पट्टीदार खेती, क्या होता है, इसमें पट्टियां एकदम समोच्च रेखाओं पर न होकर उनसे कुछ विचलन के साथ अरेंज की जाती हैं, जिससे पट्टियां लगभग समान चौड़ाई की होती हैं। इससे खेती बाड़ी में सुविधा हो जाती है। जैसे दोस्तों पट्टी इस प्रकार से रहेगी, तो इसमें जो क्या बोला जाता है समोच्च रेखा होगी वह एकदम पट्टी पर नहीं होगी, कुछ यहाँ पर हो जाएगी, कुछ यहाँ पर हो जाएगी, तो कोई यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा पट्टीदार पट्टी बना वो भी सीधा बनेगा। और समोच्च में कैसे बनता था दोस्तों, समोच्च में इस प्रकार का बनेगा। समोच्च पट्टीदार खेती इस प्रकार की होती है। तो इसमें दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो हमारा रेखा होता है यहाँ पर देखिए टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है ना, तो ये समोच्च है। ये अभी मैंने जो बताया आप लोगों को इस प्रकार का, ये कौन सा, ये है वायु सॉरी क्षेत्र पट्टीदार पट्टी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए सीधी रेखा है, तो इसे क्षेत्र पट्टीदार खेती कहते हैं। आगे देखते हैं वायु पट्टीदार खेती क्या होता है। तो वायु पट्टीदार खेती होता है यह क्षेत्र पट्टी की भांति ही होता है, जो हवा द्वारा कटाव को रोकने के लिए तिरछी दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया क्षेत्र पट्टीदार खेती, उसी प्रकार का होता है कौन सा, वायु पट्टीदार खेती। इसमें भी दोस्तों अलग अलग जगह पे जो हमारा पट्टी होता है, समोच्च रेखा होती है, एकदम उस पर नहीं होता है। तो वायु पट्टीदार खेती भी समझ गए होंगे। इसके बाद चौथा मैंने बताया था प्रतिरोधी पट्टीदार खेती। तो प्रतिरोधी पट्टीदार खेती क्या होता है, ये पट्टी संकटपूर्ण ढालों पर व्यवस्थित की जाती हैं और अस्थायी कवक पर घास वनस्पति के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये उन्हीं स्थानों पर रखी जाती हैं जहां पर पृष्ठ अथवा कटाव का खतरा अधिक होता है। इसे प्रतिरोधी पट्टीदार खेती कहते हैं। तो यह था दोस्तों प्रतिरोधी पट्टीदार खेती। तो चारों आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कंटूर बंडिंग समुच्च मेड़ या समुच्च मेड़ जिसे कहते हैं। तो कंटूर बंडिंग समतल वेदिकाओं की तरह ही होता है। कंटूर बंड जो होता है वह समतल वेदिकाओं की तरह ही होता है। इनके निर्माण में मिट्टी को ढाल के विपरीत इकट्ठा कर मेड़ बनाई जाती है। इनके निर्माण में मिट्टी को ढाल के विपरीत इकट्ठा करके मेड़ बनाई जाती है। इस प्रकार एक कंटूर क्षेत्र को कोई या कई पट्टियों में बांट देते हैं, जो अपधावन में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है दोस्तों, अपधावन में रुकावट पैदा करता है। कभी कभी बिना कंटूर के भी खेत के चारों ओर मेड़ बनाया जाता है। इसी को समोच्च मेड़बंदी कहते हैं। तो समोच्च मेड़बंदी क्या है, तो जो समोच्च मेड़ है वह समतल वेदिका की तरह ही होता है। इसके निर्माण में मिट्टी को ढाल के विपरीत इकट्ठा करते हैं। जैसे दोस्तों यदि ढाल आपका इधर रहेगा तो मिट्टी को इधर इकट्ठा ना करके इधर इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके क्या करेंगे, मेड़ बनाएंगे। इस प्रकार के कंटूर क्षेत्र को कई पट्टियों में बांट देते हैं, जो अपधावन में रुकावट पैदा करता है। कभी कभी बिना कंटूर के भी खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है। इसी को समोच्च मेड़बंदी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है समोच्च मेड़बंदी का, तो समोच्च मेड़बंदी जो होता है उसका उपयोग उन्हीं क्षेत्र में किया जाता है या उन्हीं क्षेत्रों में होता है या उन्हीं क्षेत्रों में करने की इसी आवश्यकता भी होती है जहां पर नमी संरक्षण मुख्य उद्देश्य हो। क्या हो, नमी का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य हो। अगला है औसत वार्षिक वर्षा 750 एमएम से कम हो, और जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 750 एमएम से कम हो। अगला है भूमि की गहराई प्राय 20 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा भूमि का गठन हल्का रेतीला या दोमट हो और उसमें बड़े बड़े पत्थर आदि के टुकड़े न हो। अगला पॉइंट है भूमि की ढाल प्रवणता। भूमि की जो ढाल प्रवणता वह 6 से 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह क्या था, यह था कंटूर बंडिंग जो होती है उसका उपयोग। तो कंटूर बंडिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वहीं पर किया जाता है जहाँ पर नमी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य हो। क्या हो दोस्तों, नमी संरक्षण मुख्य उद्देश्य हो, नमी को संरक्षित करना मुख्य उद्देश्य हो। जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 750 एमएम से कम हो, भूमि की गहराई प्राय 20 सेंटीमीटर से अधिक हो और भूमि का गठन जो सॉइल टेक्सचर होता है वो हल्का या रेतीला दोमट हो
और इसका उपयोग इसमें दोस्तों बड़े बड़े पत्थर आदि के टुकड़े नहीं होने चाहिए। जहाँ पे इसको करना वहाँ पे जो भूमि की ढाल प्रवणता वो 6 से 7% तक होनी चाहिए। तो यह था दोस्तों कंटूर बंडिंग का उपयोग। आगे चलते हैं। काजेज ऑफ सॉइल इरोजन। मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार से मिट्टी का क्षरण होता है। वाटर इरोजन मतलब जल के द्वारा, विंड इरोजन हवा के द्वारा, और ह्यूमन एक्टिविटी मनुष्य के गलतियों के द्वारा जो होता है। ये 3 मुख्य कारण है दोस्तों कि इसका मृदा का क्षरण होने का। इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। काजेज ऑफ सॉइल इरोजन आ सकता है। तो 3 प्रकार से दोस्तों हमारे जो मृदा में क्षरण होता है वह होता है। वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, और ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। आगे चलते हैं। तो मृदा अपरदन के प्रभाव। मृदा अपरदन आप लोग जानते हैं कि भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसका एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर स्टोर होना क्या कराता है, भूमि क्षरण कराता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो क्या पड़ता है दोस्तों, कृषि योग्य भूमि का नुकसान होता है। मृदा अपरदन मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को हटा देता है। यह परत पौधे और मिट्टी के लिए आवश्यक आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अवक्रमित मिट्टी फसल उत्पादन का समर्थन नहीं करती और कम फसल उत्पादकता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों जो मृदा इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उससे क्या होता है, मृदा का जो ऊपरी उपजाऊ परत होता है 5 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, वह उड़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो फसल होती है उसमें अधिक उपज नहीं प्राप्त होता है। तो यह पहला पॉइंट था। दूसरा आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। जल मार्गों का अवरुद्ध होना। कृषि में कीटनाशक, उर्वरक और कई अन्य रसायन होते हैं। यह उन जल निकायों को प्रदूषित करता है जहां मिट्टी बहती है, तलछट पानी में जमा होती है और जल स्तर को बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों जल मार्गों के अवरुद्ध होने में भी दोस्तों ये जो होता है अपना भूमिका निभाता है। कौन? सॉइल इरोजन। आगे चलते हैं। क्योंकि दोस्तों जब सॉइल बहेगा तो वह कहाँ पे जाएगा, गड्ढे में जाएगा, पोखरे में जाएगा। पोखरे में जाएगा तो ये क्या होगा, एक पटेगा, इसके अंदर पानी स्टोर होगा तो क्या होगा, एक पट जाएगा। उसके बाद जब पानी इसमें भरेगा तो इसके ऊपर से ही भरेगा, फिर अगली बार आएगा तो फिर इतना भर जाएगा, फिर इतना भर जाएगा, तो बाढ़ आने की संभावना जो होती है वह बढ़ जाती है। तो यही दोस्तों कहने का मतलब। आगे चलते हैं। मृदा क्षरण से वायु प्रदूषण भी होता है। धूल के कण हवा में मिल जाते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। कीटनाशकों और पेट्रोलियम जैसे कुछ जहरीले पदार्थ सांस के साथ अंदर जाने पर बेहद खतरनाक हो सकते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में धूल के गुच्छे अथवा हवा चलने पर व्यापक प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो वायु प्रदूषण भी दोस्तों होता है सॉइल इरोजन से। अगला मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण के लिए मृदा अपरदन एक प्रमुख कारक है। यह रहने योग्य क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदल देता है। वनों की कटाई और भूमि के विनाशकारी उपयोग से स्थिति और खराब हो जाती है। इस जैव विविधता का नुकसान मिट्टी का क्षरण और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन भी होता है। तो यह था दोस्तों मरुस्थलीकरण। आगे है अवसंरचना का विकास। अवसंरचना का विकास भी हो जाता है दोस्तों मृदा क्षरण से। तो बांधों और किनारों पर मिट्टी के तलछट का जमाव उनकी दक्षता को कम कर सकता है। इस प्रकार यह बांधों, तटबंधों और जल निकासी जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को प्रभावित करता है। तो वह दोस्तों था अवसंरचना का विनाश। हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों क्या, सॉइल इरोजन का प्रभाव। आगे देख रहे हैं निवारण, इनको रोका कैसे जा सकता है। तो मृदा अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इस समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। मृदा अपरदन की रोकथाम के कुछ निम्न तरीके हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जाने चाहिए। जहाँ पर बंजर भूमि वहां पर पेड़ लगाने चाहिए, जिससे दोस्तों हवा जो है वो पेड़ों से टकराकर कुछ स्लो हो जाएगा, जिससे मृदा का क्षरण नहीं होगा, होगा तो कम होगा। अगला है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधों और घास को रोकने के लिए मल्च और चट्टानों को जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, मल्च और चट्टानों को जोड़ना चाहिए। अगला है ढलानों पर कटाव को कम करने के लिए मल्च मैटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मल्च मैटिंग का उपयोग। अगला किसी भी पानी या मिट्टी को धुलने से रोकने के लिए फाइबर ब्लॉक की एक श्रृंखला रखनी चाहिए। अगला ढलान के आधार पर एक दीवार मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद कर सकती है। अगला प्रत्येक घर में एक उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी उचित जल संग्रहण प्रणालियों में बह जाए। तो दोस्तों यह है मृदा संरक्षण का जो है मृदा अपरदन को कम करने का उपाय है, रोकथाम का उपाय। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।